नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पहली खबर राजधानी से है। देहरादून के दून हॉस्पिटल ऑडिटोरियम में हिंद दी चादर नाटक का भव्य मंचन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने हिंद दी चादर नाटक को देखा, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हमें धर्म और राष्ट्र की रक्षा की प्रेरणा देता है। कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का जीवन है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन एक एक बच्चे को उनके स्मरण में आए, ध्यान में आए, इसके लिए हिंद दी चादर यहाँ पर नाटक का मंचन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आने वाली हमारी भावी पीढ़ियों को बहुत बड़ा संदेश देगी, जो उनके जीवन में हमेशा उनको सत्य और धर्म की रक्षा। चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों ने सरकार को झकझोर कर रख दिया है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन सचिव की समीक्षा बैठक के निर्देश दिए और कहा कि अब चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की निगरानी के लिए सख्त गाइडलाइन बनेगी। धामी ने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड आने वाला हर श्रद्धालु पूरी तरह से सुरक्षित है। सीएम धामी ने कहा कि अभी चारधाम यात्रा की शुरुआत को 1 महीना 7 दिन हुए हैं और अभी तक 23 लाख श्रद्धालुओं ने अलग अलग धामों में दर्शन किए हैं। उसके लिए हमारे एविएशन सेक्रेटरी को हमने समीक्षा बैठक करने के लिए कहा है और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तत्काल इसकी एक गाइडलाइन बनाकर सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करवाया जाए। सभी यात्री सुरक्षित हैं और सबकी सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 23 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है। 23 लाख तीर्थ यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और इस पर यात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी। अभी तो 1 माह 7 दिन हुए हैं, 23 लाख आंकड़ा हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि हिंद दी चादर नाटक भावी पीढ़ियों को एक मजबूत संदेश देगा। साथ ही चारधाम यात्रा पर सीएम ने बताया कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक रूप से सफल हो रही है। वहीं श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या पहुंच रही है और सभी व्यवस्थाएं पूर्व से ही दुरुस्त है। कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का जीवन है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन एक एक बच्चे को उनके स्मरण में आए, ध्यान में आए, इसके लिए हिंद दी चादर यहाँ पर नाटक का मंचन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आने वाली हमारी भावी पीढ़ियों को बहुत बड़ा संदेश देगी, जो उनके जीवन में हमेशा उनको सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करेगी। सीएम साहब, एक हेलीकॉप्टर की जिस तरह से आपात लैंडिंग हुई, इसकी इंक्वायरी सेटअप हो रही है क्या और कुछ इसमें सरकार करेगी? मैंने कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं, उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए। सीएम सर, चारधाम में अब तक के 200 करोड़ से भी ज्यादा का व्यवसाय हुआ है, किस तरीके से देखें? देहरादून जिला अधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिकेश सभागार में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अधिकारी ने अधिकारियों को 3 दिन में शिकायतों के निस्तारण के निर्देश जारी किए। वहीं उन्होंने विभागवार लंबित और समयबद्ध शिकायतों की फाइलें खुलवाकर समीक्षा की। डीएम ने स्पष्ट कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लापरवाही और काम में हिला हवाली को लेकर कड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने काशीपुर में जल जीवन मिशन के काम में देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। दरअसल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जब जिला अधिकारी ने बताया कि अभियंता आदेशों का पालन नहीं कर रहा है तो मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई की। इससे पहले सीएम ने थराली में साफ कहा था कि जो अधिकारी लापरवाह हो या भ्रष्ट होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई भी कितना भी बड़ी पहुंच वाला हो, बड़े पद पर हो, यदि अपने कर्तव्यों और दायित्वों के साथ ठीक प्रकार से पारदर्शिता से अगर काम नहीं करेगा, कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो किसी भी कीमत पर उस पर कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर कोई उस पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। लापरवाही बरतने वाले राजधानी देहरादून में QUA द्वारा आयोजित डेरा कवि सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सम्मेलन में डॉक्टर कुमार विश्वास समेत कई प्रसिद्ध कवि शामिल हुए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि कवि समाज के मार्गदर्शन होते हैं जो अपनी लेखनी से समाज को दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान और ग्रंथ प्रकाशन वित्तीय सहायता योजना के तहत साहित्यकारों को सम्मान और अनुदान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अल्मोड़ा स्थित प्रसिद्ध कसार देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और ध्यान लगाया। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें यहां की दिव्यता और शांति में गहरा सुकून मिलता है। साथ ही उन्होंने इस स्थान को अलौकिक बताया और कहा कि स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष भी यहां साधना कर चुके हैं। राज्यपाल ने देश विदेश के पर्यटकों से अपील की है कि वे कसार देवी समेत जागेश्वर, गोलू मंदिर, कटारमल जैसे पवित्र स्थलों का अनुभव जरूर लें। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में फैले भ्रम पर बीजेपी के महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है और उनकी सेवा का पूरा सम्मान होगा। अग्निवीर योजना के तहत 4 साल सेवा देने के बाद कोई भी सैनिक बेरोजगार नहीं होगा। ऐसे में सरकार उनके लिए दूसरे विभागों में नौकरी के रास्ते खोलेगी। साथ ही उन्हें सरकारी विभागों में भी अवसर मिलेंगे। आदित्य कोठारी ने साफ कहा कि सरकार युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है और करती भी रहेगी। देखिए, अग्निवीर योजना के कारण आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी आ रही है, ये बिल्कुल गलत है। अग्निवीर जो भर्ती हो रहे हैं उनको 4 साल सेना में रहने के बाद 25% आर्मी में ही जो हो अस्थायी रूप से सेलेक्ट होंगे और जो 75% घर आएंगे उनको भी राज्य सरकारों ने राज्य सरकार में विभिन्न सेवाओं में रखने का निर्णय सरकार का है। मैं आज ही समाचार पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पुलिस में भर्ती के लिए 10% या 20% ऐसा में 20% उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको पुलिस में भर्ती करने का निर्णय किया है। तो सभी राज्य सरकारों ने अग्निवीर में जो प्रशिक्षित सेना के जवान 4 साल के बाद घर लौटेंगे उनको राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में रखने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि जो भी अग्निवीर भर्ती होगा 4 साल की सफल सेवा करके घर लौटेगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने का जश्न और शोर जोर से मनाई जा रही है। 9 जून को सरकार के 11 साल पूरे हो जाएंगे और इसी उपलक्ष्य में प्रदेश भर में भाजपा कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। इनमें प्रेस वार्ता, विकास प्रदर्शनी, कार्यशालाएं और क्विज शो भी शामिल होंगे। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रेस को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के पंजीकरण शिविर भी लगाए जाएंगे। भाजपा ने इन आयोजनों के लिए जिला और मंडल स्तर पर समितियों का गठन भी किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 9 जून 2025 को प्रधानमंत्री बने हुए 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 11 वर्ष तक सेवा और सुशासन, गरीब कल्याण के जो कार्य देश भर के अंदर हुए हैं उन सभी को जन जन तक पहुंचाने के लिए
पूरी जनता की सहभागिता उन कार्यक्रमों में हो और उन कार्यक्रमों का लाभ प्रत्येक गांव-गांव तक मिल सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि तक ये कार्यक्रम वर्तमान समय में कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी 8 जून को दिल्ली में प्रेस वार्ता करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 9 जून को देहरादून में मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और वरिष्ठ नेतागण प्रेस वार्ता करके इस कार्यक्रमों के विषय में जानकारी देंगे। इसी के साथ में एक डिजिटल प्रतियोगिता पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऑनलाइन एक क्विज कंपटीशन का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे इस समय तक जो विकास के काम हुए उनसे संबंधित प्रश्नों की प्रश्नावली का जवाब लोग ऑनलाइन तरीके से देंगे। भारतीय जनता हरिद्वार में एक चौंकाने और समाज को शर्मसार करने वाला मामला सामने आने के बाद राजनीति भी जमकर हो रही है। दरअसल हरिद्वार में एक बीजेपी की पूर्व नेत्री ने अपने ही नाबालिग बेटी का यौन शोषण कराया, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा। वहीं इस प्रकरण में पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके बाद ये मामला जिस तरह सोशल मीडिया और अन्य न्यूज पोर्टलों पर उछाला गया, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 228A भी यह स्पष्ट करती है कि किसी यौन अपराध की पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना गैर कानूनी है। ऐसे मामलों में मीडिया को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। देखिए, जो विभत्स घटना सामने आई है, एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जो हरिद्वार में एक मां ने अपनी बेटी के साथ कुकृत्य किया है, वो किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य अपराध नहीं है। वो एक कलंकित करने वाला समाज में एक माँ का जो रूप देखने को मिला है, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और निंदनीय है। इसकी कोई भी परिभाषा नहीं की जा सकती और किसी भी तरीके से इसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये नाम ही एक ऐसा कलंकित कार्य करने वाला हुआ है। लेकिन उसके बाद जो अभी इस समय मैं देख रही हूँ यूट्यूबर को सोशल मीडिया के जरिए जो उस बच्ची के साथ विभत्स कांड हुआ है, उसको उस बच्ची की फोटोज को डाला जा रहा है यूट्यूब में थोड़े लाइक्स पाने के लिए। यूट्यूबर इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो कि एक संगीन अपराध है और इसको पूरी तरीके से रोकना चाहिए। हम उसी समाज में रहते हैं जहां ये कहावत कही जाती है, यत्र नारेषु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और 13 साल की बच्ची का हम लोग पैर धो के नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं। तो इस तरीके से यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए इस तरीके से हम लोग उस बच्ची की अगर फोटो को वायरल कर रहे हैं। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर संगठन ने ऊर्जा भवन में सहायक अभियंता वशिष्ठा सूची को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन रावत ने आरोप लगाया कि 2008-9 की सूची में हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई थी। साथ ही सूची में ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल किया गया जिनकी नियुक्ति 30 जून 2009 के बाद हुई थी, जिससे उत्तराखंड मूल के योग्य अभियंताओं को वंचित होना पड़ा। संगठन ने खाली पदों पर योग्य स्थानीय युवाओं को मौका देने की मांग उठाई है। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के द्वारा आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कल निगम प्रबंधन के द्वारा एक अवर अभियंता से जो सहायक अभियंता बने थे और जो एक डायरेक्ट सहायक अभियंता विभाग में होते हैं, उनकी एक वरिष्ठता सूची जारी की गई। वरिष्ठता सूची के संबंध में 2017 से उच्च न्यायालय में एक केस चल रहा था, जिसका पिछले साल निपटारा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इसमें किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है, लेकिन कल जो सूची जारी की गई है उसमें 2008 और वर्ष 2009 के लिए एक सूची बनाई गई है, जिसके अनुसार नियमानुसार होना ये था कि उसमें जो अभ्यर्थी होने चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा 2 बार डिसीजन हुआ। वो डिसीजन के तहत एक ये निर्णय लिया गया मैनेजमेंट ने कि एक शासन स्तर पर एक कमेटी बनाई दी जाए। जो शासन स्तर पर कमेटी बनाएगी और कमेटी ने निर्णय दिया, तो उसके अनुसार उस शासन के जो कमेटी का निर्णय था उसके अनुसार हमने एक ज्येष्ठता सूची तैयार कर दी गई है। लेकिन जो हमारे अभियंतागण हैं जूनियर इंजीनियर पावर एसोसिएशन के,
रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण हल्द्वानी नैनीताल द्वारा निर्माण कार्यों को लेकर लगातार कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों में डर और आक्रोश का माहौल है। जहां ग्रामीणों ने विधायक दीवान सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर नोटिस निरस्त करने की मांग की, तो वहीं विधायक ने जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर समाधान का आश्वासन दिया है। पछाड़ी ग्राम प्रधान के पति शकील अहमद ने भी नोटिस पर नाराजगी जताते हुए त्वरित समाधान की मांग उठाई। खटीमा के मुंडेली ग्राम सभा में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत एक चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विभागों के अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। उन्होंने किसानों को सरकार की योजनाओं, नई तकनीकों और उन्नत बीजों के बारे में जानकारी दी। पंतनगर विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने भी अहम जानकारी साझा की। कृषि विभाग के एडीओ कुंदन सिंह ने बताया कि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में तैयार की गई नई तकनीकें खरीफ की फसल में किसानों को काफी फायदा देगी। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो अनुसंधान कृषक के द्वारा, यानी कि जो हमारे रिसर्चेज हो रही हैं, हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं और देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में जो किसानों के हित में नई तकनीकें ईजाद की जा रही हैं और नए प्रजातियों का ईजाद किया जा रहा है, उनकी सूचना और उसकी जानकारी किसानों को उन्नत तकनीकों के विषय में जानकारी देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जिसमें सभी विभाग, जो कृषि विभाग और उसके रेखी विभाग के सभी कर्मचारीगण इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और ये आज खटीमा विकास खंड का अंतिम कार्यक्रम है। पिछले 29 जून से आज 6 मई तक हम लोगों ने 6 जून तक 29 मई से 6 जून तक हम लोगों ने 20 कार्यक्रम 4 नए पंचायतों में 5-5 कार्यक्रम किए हैं। और किसानों को पंतनगर से आए हुए वैज्ञानिकों के द्वारा और केवीके के वैज्ञानिकों के द्वारा भी जानकारियां साझा की गई हैं। तो ये कार्यक्रम मैं मानता हूँ बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है और इसका लाभ इस आगामी खरीफ। कांग्रेस जहां प्रदेश में भाजपा के खिलाफ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है, तो वहीं अब इस पर भाजपा ने करारा पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। रमन ने आगे कहा कि थामी सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध पर सबसे ज्यादा एक्शन हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि गलत काम करने वालों को सीधा जेल भेजा गया। कांग्रेस को अपने कार्यकाल को भी देखना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है और राजनीतिक रोटियां सेक कर वो अपने आप को यहाँ स्थापित करना चाहती है और गलत तथ्यों को लोगों के बीच में पेश करके भ्रम की स्थिति को पैदा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का कृत्य करने वाला हो, भ्रष्टाचारी हो या शोषण करता हो, उन सबको सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने जेल में डालने का काम किया। और ये पहली बार हुआ इतिहास में कि मुख्यमंत्री जी ने ताबड़तोड़ इतने सख्त एक्शन लेने का काम किया और उन लोगों को जेल में डालने का काम किया जो गलत काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपना पिछला इतिहास नहीं भूलना चाहिए। तंदूर की भट्टी में जब दिल्ली में कांग्रेस के नेता ने एक लड़की को डाला, 3 साल उसके साथ रहने के लिए रही और उससे शादी करी और उसके बाद उसके टुकड़े करके बटर लगा करके तंदूर में झोंक दिया। क्या कांग्रेस को ये याद नहीं है? नारी निकेतन, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, नारी निकेतन यहाँ पर इतना बड़ा कांड हुआ विक्षिप्त लड़की के साथ एक अधिकारी के द्वारा। और वर्तमान कांग्रेस के देहरादून में संचार मंत्रालय और दूरसंचार विभाग ने उत्तर भारत के 7 राज्यों की क्षेत्रीय राजस्व समीक्षा बैठक आयोजित की। डिजिटल संचार आयोग के वित्त सदस्य मनीष सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2024-25 की पहली तिमाही में 3.03 लाख करोड़ एजीआर रिपोर्ट हुआ है। वहीं सरकार को स्पेक्ट्रम शुल्क में लगभग 25,960 करोड़ रुपए और लाइसेंस शुल्क में लगभग 4,270 करोड़ की प्राप्ति हुई। बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पुराने लाइसेंस धारियों के बेहतर एग्जिस्ट मैनेजमेंट पर भी चर्चा की गई। में 2021 रिफॉर्म्स के बाद बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुआ है टेलीकॉम सेक्टर में और जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है 21 से और अब वो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास नेशनल लेवल पे पहुंच रही है। तो आज का रिव्यू नॉर्दर्न जोन के लिए है कि
ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथोडोलॉजी है, उसका जो ऑपरेशनल डिटेल्स है और उसके जो आउटकम्स हैं, वो सब हम हर सर्कल के। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड वक्फ अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि ये पहल पारदर्शिता बढ़ाएगी और साथ ही अब आम जनता वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन देख सकेगी। जहां उत्तराखंड वक्फ बोर्ड 6 महीनों में भी संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज कराएगा। ऐसे में ये प्रक्रिया 3 चरणों यानी मेकर, चेकर और अप्रूवल में पूरी की जाएगी। साथ ही वक्फ बोर्ड राज्य भर में जागरूकता अभियान भी चलाएगा। जनपद उधम सिंह नगर में पिछले साल आई भीषण बाढ़ के अनुभव से सबक लेते हुए इस बार नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। मानसून से पहले ही बीते 3 महीनों से नालों और नालियों की सफाई जेसीबी मशीनों की मदद से की जा रही है। अब करीब 60 लाख की लागत से खरीदी गई पोकलैंड मशीन से सफाई कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। वहीं सफाई अभियान में पर्यावरण मित्र भी लगे हैं। पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने लोगों से सहयोग की भी अपील की और कहा कि सफाई व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि नगर पालिका सीमा के अंतर्गत जितने भी नाले हैं, हम उनकी सफाई का अभियान चलाए हुए हैं और लगातार पिछले 3 माह से नाला गैंग इसमें काम कर रहा है। 2 जेसीबी हमारी लगी हुई थी और वर्तमान में आज ही के दिन आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। इस खटीमा के नगरवासियों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन सबके सहयोग से एक हम पोकलेन लाए हैं जो आज से ही कार्य पे लग गई है और यथाशीघ्र इस खटीमा के हर नाले और नदी को हम जो भी हैं साफ़ करेंगे और बेहतर तरीके से साफ़ करेंगे। इसमें जो अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, तो माननीय उपजिलाधिकारी महोदय से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो उन अतिक्रमणकारियों को खिलाफ कार्रवाई करें और वो अतिक्रमण हटाएं, जिससे कि हम जो सफाई की व्यवस्था है नालों की वो सुचारू रूप से कर सकें। और खटीमा के आम नागरिकों से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो इस सफाई व्यवस्था में अपना पूर्ण सहयोग दें, जिससे हम खटीमा को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। भारत सरकार ने जातीय जनगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है, जहां अक्टूबर 2026 में गणना कराई जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड में गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ टाउन समेत करीब 150 गाँव में पहले चरण में जनगणना की जाएगी। साथ ही ये भी स्लो बाउंड क्षेत्र है। खास बात यह कि इस बार जातिगत जनगणना के साथ साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाएगा। वहीं जनगणना जानकारी कर्मचारी ऑनलाइन ही अपडेट करेंगे। मंत्रालय ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। देहरादून से कोरोना को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई। शनिवार 7 जून को कोरोना के 3 नए मामले दर्ज किए गए। हैरानी की बात तो ये कि इन तीनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री तक नहीं है, यानी संक्रमण लोकल लेवल पर फैल रहा है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि 81 साल की बुजुर्ग महिला की हालत बिगड़ने पर जांच कराई गई, जिसमें वे कोरोना पॉजिटिव थी। फिलहाल महिला सुभारती अस्पताल में भर्ती है। 2 अन्य मरीज होम आइसोलेशन में है। अब तक कुल 34 केस सामने आ चुके हैं। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। छिद्दरवाला में रेड लाइट पर खड़ी 6 गाड़ियों को पीछे से तेज रफ्तार वैगनार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। घायलों को ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने पीछा कर नेपाली फार्म के पास उसे पकड़ लिया। मेडिकल जांच में चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई है। चलिए, अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।